नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज भी हम करेंगे श्रवण जी से बातचीत, जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर दरअसल हो क्या रहा है। संदर्भ यह है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर 10 विधानसभाओं के लिए उपचुनाव होने हैं, और जिस तरीके से 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त हासिल हुई है, उससे उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है, काफी कोलाहल है और कई तरीके की अटकलों का बाजार गर्म है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जा रहा है कि उनको हटाने की मुहिम तेज है, वहीं दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो थोड़े से बगावती मूड में है। वो पिछड़े तबके के दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ एक तरीके से दबाव की राजनीति भी कर रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के पीछे दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के दो बड़े नेता हैं, उनमें से अमित शाह का नाम दबे शब्दों में लिया भी जा रहा है। अब सवाल इसी बात को लेकर यह है कि इन उपचुनाव में जो कुछ भी नतीजा आएगा उसका क्या असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पड़ने वाला है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इन 10 उपचुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। उन्होंने खुद टीम बनाई है और इस टीम गठन में और इस पर मंत्रणा और मंथन के दौरान केशव प्रसाद मौर्य गायब रहे हैं। तो ऐसे में जानना दिलचस्प होगा श्रवण जी से कि दरअसल ये चुनाव कितने अहम है योगी आदित्यनाथ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए और खुद उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीति और भविष्य के लिए। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। क्या आपका कहना है, क्या नजरिया? देखिए, देश में अभी तक सैकड़ों असेंबली के चुनाव हुए होंगे, उपचुनाव हुए होंगे विधानसभाओं के, पर इतना इंटरेस्टिंग जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है इस समय और देश में भी चल रहा है, वो पहले कभी नहीं देखा गया। मतलब अभी हाल में ही 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उसमें भी इस तरह का कोई इंटरेस्ट या इस तरह की जिज्ञासा, इस तरह का युद्ध नहीं देखा गया जी। आपने ये भी नहीं देखा होगा पहले कि 2027 में किसी राज्य के चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, और उसकी तैयारी 2024 में शुरू हो गई हो, 3 साल पहले। आपने ये भी नहीं देखा होगा कि 10 सीटों के या कुछ सीटों के उपचुनाव होने वाले, उनकी तारीखें अभी तय नहीं है। वो हो सकता है 4 महीने बाद होंगे, 4 महीने बाद होंगे, लोकसभा के साथ, विधानसभाओं के साथ होंगे, पर उसको लेकर युद्ध अभी से चल रहा है और मतलब तैयारियां जोर शोर से चल रही है। विधानसभा के चुनाव होना है, अभी उसकी तारीखें महाराष्ट्र की घोषित होना है, और देश का प्रधानमंत्री इसको लेकर चिंतित हो गया है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, ये अद्भुत स्थिति है। मतलब ये इतने चुनाव हम लोगों ने देखे हैं। अब इसमें मुद्दा ये है कि योगी जी का पूरा फोकस बाय इलेक्शन पर है। 10 जो बाय इलेक्शन 10 सीटों के लिए हो रहे हैं जी, और पीएम का फोकस जो है वो महाराष्ट्र पर ज्यादा है, और अभी हरियाणा पर भी हो जाएगा, मतलब जो नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सफाया हुआ, यूपी में भी सफाया हुआ। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 सीटें मिली, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान है, 29 सीट्स। पहले 62 थी, फिर 33 रह गई, और घमासान मचा हुआ है, क्योंकि यूपी और महाराष्ट्र ने बीजेपी का पूरा 400 पार वाला खेल था, उसको 300 पार भी नहीं होने दिया।
और विपक्ष के पक्ष में आर पार कर दिया। इसमें मुद्दा ये है आशुतोष जी कि काफी पेच है, मतलब ये जो हम बात करते हैं, मैं बार बार बोलता भी हूँ कि ये सब अनुमान है, मतलब संदेह है, मतलब हम्म। कोई पक्की बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण हम्म। और सरकार पर नियंत्रण इस बात पर निर्भर करेगा ज्यादातर हम्म। हम्म। कि महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे इस साल के आखिर में, उसमें महाराष्ट्र में महायुति फिर से, मतलब महायुति मतलब बीजेपी शिवसेना एक नाथ शिंदे की फिर से आते हैं कि नहीं चुनकर, सरकार बनती है कि नहीं बीजेपी के नेतृत्व से। और वैसे ही हरियाणा में है। झारखंड का मैं नहीं कहता क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी सोरेन की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये दो इम्पोर्टेंट है। जी। जो लोकसभा के बाद जो पीएम का पूरा इतना एक कॉन्फिडेंस में कमजोरी नजर आ रही है, उसका संबंध जो है उससे है। हम्म। योगी का जो पूरा का पूरा मामला है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, मतलब उत्तर प्रदेश पर नियंत्रण और वो उनका फ्यूचर एज सीएम 2027 तक चलना, और जो विपक्ष में लोग हैं या उनके यहाँ जो असंतुष्ट हैं उन पर उनका नियंत्रण, ये सब निर्भर करेगा। हम्म। आप आश्चर्य करेंगे कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के एमपी की से कहा है, मतलब एक बैठक में, कि उनको विपक्ष के जो प्रोपेगेंडा है उसका जवाब देना चाहिए और जो बजट है उसको गांव-गांव तक ले जाना चाहिए, मतलब बूथ-बूथ तक ले जाना चाहिए। ये अनोखी घटना है, मतलब ये गुरुवार की घटना है जो प्रधानमंत्री ने किया है। और हो सकता है, पर यूपी को लेकर प्रधानमंत्री का अभी कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है कि यूपी के बाय इलेक्शन को लेकर या हरियाणा को लेकर। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि चुनाव के बाद पहली बार योगी जी दिल्ली रवाना हो गए हैं या होने वाले हैं या पहुंच गए होंगे, और वो वहां पर अगर उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है तो भी बड़ी घटना होगी, नहीं होती है तो भी बड़ी घटना होगी। और सेंट्रल लीडरशिप में कितने लोगों से होती है, क्योंकि वहाँ 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक है, उसमें उनको भाग लेना है, जिसका कि विपक्ष बहिष्कार कर रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि योगी आदित्यनाथ दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तो उपचुनाव के लिए कर रहे हैं 10 सीटों के लिए, और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी अब वो अलग अलग जाके मंडल स्तर पर बैठ के शुरू कर दिए उन्होंने, वहाँ के एमपीज और एमएलए के साथ ग्रीवेंसेस क्या हैं, उनके बाद क्या दिक्कतें हैं वो सुनना। मतलब जैसे प्रयागराज मंडल की बैठक में वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए ही नहीं, मतलब केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अनुपस्थित रहे। काफी चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही है। अब इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 सीटों के योगी को तो सिद्ध करना है कि उनको जीतना है। क्या केंद्र योगी के साथ जीतने में मदद करेगा कि नहीं करेगा, कि वो मतलब मदद इस मानने में कि वो योगी को जिताए कि भाई हाँ, आपको जिताना इसलिए जरूरी है कि हम आपको चाहते हैं कि आप उप मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। और दूसरा ये कि केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और ये तमाम जो डिसिडेंट्स हैं, अनुप्रिया पटेल जो कहा जाता है, या निषाद पार्टी के जो हैं निषाद, या राजभोर जो हैं, ये जो तमाम लोग हैं जो अभी योगी का विरोध कर रहे हैं, ये समर्थन करेंगे कि नहीं, या काम करेंगे कि नहीं, या को चुपचाप बैठ जाएंगे, या वो देखेंगे कि योगी जी अपने दम पर जीत कर दिखाते हैं कि नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है आशुतोष जी कि
इन 10 सीटों को जीतने हारने से योगी जी का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, क्योंकि बहुमत बहुत जबरदस्त है। मतलब 403 सदस्यीय विधानसभा में जो बीजेपी और उनके सहयोगी, उनके पास 273 सीटें हैं। बीजेपी के खुद के पास 249 सीटें हैं। तो ये मुद्दा ये नहीं है कि ये 10 सीटें अगर हार गए तो बहुमत खत्म हो जाएगा या सरकार डूब जाएगी। ये है कि योगी जी का क्लाउड जो डाउन हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद में, वो ये सिद्ध होगा कि वो जो सीटें गई हैं वो मोदी जी के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण गई है कि राज्य सरकार के कारण गई है। जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, जो फैक्टर है कि लोकसभा के लिए जब कहते हैं कि मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, तो एक ये भी इस्टेब्लिश होगा अगर योगी जी जीत के दिखाते हैं लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद ये सीटें। दूसरा ये जो इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव है वो वो तो अपनी जगह हैं, पर महाराष्ट्र से ज्यादा जो यूपी के इलेक्शंस हैं, बाई पोल्स हैं, वो हमारे अखिलेश जी और राहुल गांधी के लिए भी एक टेस्ट होने वाला है। ये केवल योगी का टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की लोकसभा में 5 से 37 सीटें हो गई, 32 सीटें बढ़ गई, और कांग्रेस की 1 से 6 सीटें हो गई। अब मुद्दा ये है कि ये जो इंडिया अलायंस है, दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा घोषणा की है। तो क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वो आ, अपना सम्मिलित जो ताकत है जो लोकसभा में नजर आई, नतीजों में नजर आई, वो दिखा पाएंगे क्या? क्योंकि एक मुद्दा जो मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के का नेता, विपक्ष का नेता जो समाजवादी पार्टी का होगा अखिलेश के बाद, समाजवादी पार्टी अभी तक घोषित नहीं कर पाई। इतने जो कहा जाता है कि इतने इंटरनल फाइटिंग चल रही है समाजवादी पार्टी में कि शिवपाल यादव भी हैं और तमाम लोग भी हैं कि वो किसको बनाते हैं। तो ये अगर ये मतलब ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ एसपी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी है कि इन उपचुनाव में ये दोनों का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि ये काफी चीजें आगे के लिए तय होने वाली है। हाल के जो उपचुनाव हुए थे 7 राज्यों की 13 सीटों में, उसमें 10 सीटें इंडिया अलायंस ने जीती थी। तो उसके कारण इंडिया अलायंस का जो कॉन्फिडेंस है वो तो काफी हाई है। और लोकसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के जितने उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें अधिकांश में इंडिया अलायंस की जीत हुई है। मतलब घोसी में कहें, खतौली में कहें, जी। मैनपुरी का, लोकसभा का। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 10 जो बाय इलेक्शन है, ये योगी के लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, और मोदी जी भी देखना चाहते हैं कि अब योगी जी क्या करके दिखाते हैं, देखते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य भी हैं जो विरोध कर रहे हैं। ये जो 10 सीटें हैं आशुतोष जी, इसमें 5 सीटें समाज, 5 सीटें जो लोकसभा में गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, उनके कारण खाली हुई है। 3 सीटें बीजेपी के जो विधायक थे वो लोकसभा में गए, उनके कारण खाली हुई है। और 1 सीट जो है आरएलडी की है और 1 सीट निषाद पार्टी की है। जो 10 सीटें इस तरह की हैं जो वहां जिन पर चुनाव होना है। अब सवाल ये कि
5 सीटें समाजवादी पार्टी रिटेन करती है कि नहीं अपनी, और बाकी 5 पर जैसी कि चर्चा चल रही है कि कांग्रेस चाहती है लड़ना उन सीटों पर। मतलब अभी हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीटों को लेकर कोई सफाई नहीं हुई है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और योगी जी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। ये जो मुद्दा है वो आप देखिए कि योगी जी ने कितना महत्व दे दिया है कि इन उपचुनाव को, कि जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि अभी कोई तारीख नहीं तय हुई है उपचुनाव की, पर योगी जी ने अपने 16 सीनियर मिनिस्टरों को 10 सीटों पर लगा दिया है। मतलब अभी से लगा दिया है, इसका मतलब है कि जो 16 जो लोग हैं, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं, क्या वो अपने सारे कामकाज छोड़कर वहाँ लग गए हैं कि वो अपने कामकाज के साथ विधानसभा सीटों पर भी लगे रहेंगे, और या अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब भी चुनाव हो 3 महीने 4 महीने तक, तो क्या होगा, स्टेट का क्या होगा। मतलब इसमें जो पूरा मुद्दा है वो ये है कि उपचुनाव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राज्य में और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार को, दोनों को एंगेज कर दिया है, और उपचुनावों के नतीजे एक मुख्यमंत्री का भविष्य तय करेंगे, मतलब ऐसा लग रहा है। और वो उसका बेसिक रीजन ये कि लोकसभा के नतीजों ने पूरी की पूरी चीज बदल दी है, और वैसे ही विधानसभा के नतीजे, मतलब महाराष्ट्र के और हरियाणा के, वो ये तय करेंगे कि लोकसभा में जो महाराष्ट्र में इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, हरियाणा में जो इतना बड़ा गड्ढा हुआ है, बीजेपी को 10 की 5 सीटें रह गई, और महाराष्ट्र में जो इतना नुकसान हुआ जिसके कारण केंद्र सरकार पूरी हिल गई, वहाँ अगर महायुति की वापसी नहीं होती है या बीजेपी सरकार की वापसी नहीं होती है, तो मोदी जी ताकत क्या रहेगी केंद्र में। तो मैं जो मुद्दा है वो लोगों की जानकारी में यूं होना चाहिए कि एक उपचुनाव और 2-3 विधानसभा के चुनाव वो इस समय देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट कर दिए गए, होगा नहीं है, कर दिए गए। जी जी जी। और उसमें आने वाले दिनों में पूरे देश को एंगेज कर दिया जाएगा। मतलब अभी भी आप देख रहे हैं कि योगी वर्सेस सेंटर की जो लड़ाई है उसमें कितना डिबेट्स में आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स की जो डिबेट्स हैं या मेन मीडिया की जो डिबेट्स है उसमें भी योगी जी को लेकर जो चल रहा है, मतलब इतना एंगेजमेंट आपने कभी देखा नहीं होगा कि एक चीफ मिनिस्टर को लेकर और केंद्र को लेकर हो। तो अब जो है पूरा मुद्दा ये कि योगी जी की जो दिल्ली में बैठक है, जो आज से शुरू होगी और कल जो वो रहेंगे, वो किस मुंह से या किस मुस्कुराहट के साथ लौटते हैं वापस लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में भी अब वो प्रयागराज मंडल के बाद आज शायद लखनऊ की बैठक चल रही होगी उनकी एमपीज और विधायकों के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चल रहा है, देश का सबसे बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, इतने विधायक और सबसे ज्यादा मंत्री केंद्र में, जहाँ से वो और इतनी अस्थिरता, और जो राहुल गांधी ने भी अपने लिए केंद्र बना रखा है, तो इसलिए ये मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये चर्चा के लिए अपने दर्शकों के साथ शेयर करना। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।